हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फोर्स का एक और बहुत ही जबरदस्त फिजिकल सिग्निफिकेंस जिसका नाम है वर्क और चैप्टर का नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बच्चों वर्क पर। देखो फोर्स के तीन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हम पढ़ेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स में, रोटेशनल मोशन में। क्लियर है एकदम। तो मैग्नीट्यूड का सिग्निफिकेंस तो सभी को मालूम है। डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस काइनेमेटिक्स से चलता चला आ रहा है, लॉज ऑफ मोशन में भी हमने देखा और आज हम देखेंगे वर्क में। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा वर्क क्या है। एक बहुत ही छोटी सी चीज है, ध्यान रखना, जब भी वर्क वर्ड आपके सामने आए वर्क, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए वर्क बाय विच फोर्स, कौन सी फोर्स का वर्क। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वर्क आप सभी जानते हैं, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, इट इज द फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है, उस फोर्स की वजह से अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है तो उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने में जितनी एनर्जी की खपत हुई उसी को बोलते हैं वर्क। और वर्क का सिग्निफिकेंस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। मतलब कि सिंपल सा लॉजिक है यार, सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं लाइक दिस। क्लियर एकदम। और इस फोर्स की वजह से मान लीजिए इस फोर्स की वजह से लेट अस सपोज ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हो गया? लेट से s। तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स? वो कितना होगा? F इंटू एस। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स? कितना होगा वो? F इंटू एस। वर्क कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? एनर्जी के बराबर जूल। क्लियर है एकदम। दैट मीन्स आप समझ गए, ये तो 9th क्लास की डेफिनेशन है। बेसिकली वर्क क्या है? F डॉट एस। वर्क क्या है बच्चों? बेसिकली F डॉट एस। और आज इसको थोड़ा सा और ओपन करते हैं तो F का मैग्नीट्यूड, S का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है एकदम। अब देखो और चीजें हम देखते हैं यहां पर। मान लो ये फोर्स कुछ इस तरीके से लग रही होती लाइक दिस। क्लियर है एकदम। ये फोर्स मान लो इस तरीके से लग रही होती F विद सम एंगल लेट से थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अभी भी देखो बच्चों ये डिस्प्लेस तो ऐसे ही होता लाइक दिस। क्लियर है ना। अब देखो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक कंपोनेंट ये रहा F cos थीटा, एक कंपोनेंट ये रहा F sin थीटा। F cos थीटा को देखो क्या है? देखो F sin थीटा की वजह से तो ये कभी भी डिस्प्लेस नहीं होगा। मान लो इस ऑब्जेक्ट पे मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो ये डिस्प्लेस कभी नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? मतलब आप समझना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कभी फोर्स लगे तो जरूरी नहीं है वर्क होगा ही होगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए अपनी पोजीशन से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब देखो व्हाट इज F cos थीटा। यहां पर ये F cos थीटा है क्या? इसको जरा फील करो। व्हाट इज F cos थीटा? इसको मैं लिख सकता हूं ना, व्हाट इज F cos थीटा। यहां पर F cos थीटा क्या है? इसको फील करो। फिलहाल थीटा क्या है ये आप देख पा रहे हो। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्योंकि फोर्स ऐसे लग रही है, डिस्प्लेस ऐसे हो रहा है। ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इस F cos थीटा को देखो। F cos थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स का यही कंपोनेंट उसको डिस्प्लेस करेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसको कभी डिस्प्लेस नहीं करेगा। और अगर डिस्प्लेस नहीं होगा तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या F cos थीटा का मतलब समझ में आ गया? बेसिकली दैट मींस जनरली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं F पैरेलल इनटू S। F पैरेलल मतलब component of the force along the displacement vector। component of force
along the displacement vector। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या वर्क का फंडा एकदम क्लियर है? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। जब भी वर्क की थ्योरी आएगी तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में क्वेश्चन पूछना है, वर्क बाय विच फोर्स। और वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये आप देख पा रहे हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा क्या होगा? लेस देन 90। पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा क्या होगा? लेस देन 90। नेगेटिव कब होगा? जब थीटा क्या होगा? ग्रेटर देन 90। और जीरो कब होगा? जब थीटा क्या होगा? एग्जैक्टली 90। और भी कंडीशन है, वो हम देखेंगे जीरो की। क्या मेरी बात समझ में आ रही? पॉजिटिव वर्क मतलब कि ये फोर्स मोशन को सपोर्ट करे। पॉजिटिव वर्क मतलब कि ये फोर्स, जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही है, वो उसके मोशन को सपोर्ट करे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और नेगेटिव वर्क का क्या मतलब है? मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है लाइक दिस, और फोर्स ऐसे लग गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो फोर्स का एक कंपोनेंट ये होगा और फोर्स का दूसरा कंपोनेंट ये होगा। तो देखो, ये कंपोनेंट मोशन के क्या है? अगेंस्ट है। मतलब कि एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर क्या है? 180 डिग्री। मतलब कि ये वाली फोर्स इसके मोशन को क्या करेगी? अपोज करेगी। दैट मींस वर्क डन बाय दिस फोर्स इज नेगेटिव। इसका मतलब है, आपने एक चीज समझ ली, जब भी वर्क डन पॉजिटिव होगा, दैट मींस वो फोर्स जिसका वर्क पॉजिटिव है पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा रहा होगा, मोशन को सपोर्ट कर रहा होगा, मोशन को एक्सेलरेट कर रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और जब भी वर्क डन नेगेटिव आएगा, जिस भी फोर्स का वर्क नेगेटिव आएगा, दैट मींस उसका क्या मतलब है? वो फोर्स पार्टिकल के मोशन को अपोज कर रही है, मतलब कि स्पीड घट रही है, मतलब कि डीएक्सेलरेट हो रहा है। और जब भी वर्क डन नेगेटिव आएगा, जब भी वर्क डन जीरो आएगा, वर्क डन जीरो का क्या मतलब है? वो फोर्स उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर रही, क्योंकि वर्क डन क्या है? जीरो। ये फोर्स कोई वर्क नहीं कर रही इस पे, वर्क डन क्या है? जीरो। तो जीरो वर्क के और क्या क्या कंडीशन हो सकती है? एक कंडीशन तो ये हो गया कि एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 90 डिग्री। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री है। फॉर एग्जांपल, मान लो एक कुली है, कुली सामान उठा करके ऐसे चल रहा है, कुली ने अपना सामान उठाया हुआ है ऊपर ऐसे, क्लियर है, और ऐसे चल रहा है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द वर्क डन बाय दैट पुली? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और फोर्स ऐसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और फोर्स ऐसे लग रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और क्या क्या कंडीशन हो सकती है? कि आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। अब बिल्कुल ठीक बात है यार, एक वॉल है, वॉल को आप धक्का लगाए जा रहे हो, पुश करे जा रहे हो, वर्क डन क्या होगा आपकी फोर्स के द्वारा? जीरो। वर्क डन क्या होगा आपकी फोर्स के द्वारा? जीरो। तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई? कि फोर्स लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। और क्या कंडीशन है? फोर्स ही जीरो। और क्या कंडीशन है? फोर्स ही जीरो। सीधी सी बात है भाई, सीधा सा लॉजिक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। और चीजें देखते हैं वर्क डन पे। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, ये वॉल है, रिजिड वॉल, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, और मान लो आपने फोर्स लगाया। व्हाट इज द वर्क डन? What is the work done by this force? जीरो, क्योंकि ये डिस्प्लेस ही नहीं होगा। What is the work done by this force? जीरो, क्योंकि ये डिस्प्लेस ही नहीं होगा। अब मान लो इस सॉलिड ऑब्जेक्ट की बजाय यहां पर स्पंज का हो कुछ। स्पंज समझते हो ना, टेस्टर टाइप स्पंज का हो, और मैं यहां पर फोर्स लगाऊं, तो वर्क डन कितना होगा? अब वर्क डन जीरो नहीं होगा। अब कोई कहेगा सर ऑब्जेक्ट तो यहीं रखा हुआ है, बिल्कुल, लेकिन जब आप इसमें फोर्स लगाओगे तो ये थोड़ा सा अंदर को डिस्प्लेस हो जाएगा लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अब वर्क डन जीरो नहीं है। दैट मीन्स आपने ये बात समझ ली कि यहां पर ये जो S है वो क्या है, इसको समझ लो। S is the displacement of the point of application of force। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? W is equals to F dot S में S क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है?
क्या नेगेटिव वर्क, क्या पॉजिटिव वर्क और क्या जीरो वर्क की सारी कंडीशन एकदम क्लियर है। पॉजिटिव वर्क का मतलब समझ में आ गया, नेगेटिव वर्क का मतलब समझ में आ गया और जीरो वर्क का मतलब समझ में आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इन कंसेप्ट को आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कुछ सिंपल सिंपल सी प्रॉब्लम करते हैं यार। मान लो एक पार्टिकल है, वो ए पॉइंट पर है और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3। उस पार्टिकल पर स्पेस में एक फोर्स लगती है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और उस फोर्स से पार्टिकल बी पॉइंट पर डिस्प्लेस हो जाता है। वो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। देखिए कितना टाइम पास क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फोर्स वेक्टर गिवन है ना, 2 पॉइंट है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। क्या आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, हमने वेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है यार। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जल्दी बोलो। कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर लिखना आता है 2i कैप प्लस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो। फाइनल पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, जल्दी बोलो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, ये सभी को पता है। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या आएगा, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब वर्क डन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, जल्दी जल्दी बोलो। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो आंसर कितना आएगा, 2 प्लस 3 प्लस 8। तो आंसर कितना आ गया, 13 जूल। देखिए सिंपल सिंपल सी प्रॉब्लम है, आंसर कितना आ गया, 13 जूल। इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, क्लियर है? ऐसी प्रॉब्लम ले लो, प्रॉब्लम की कोई कमी नहीं है। एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फ्रिक्शनलेस सरफेस में रखा हुआ है, उस पर 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 37 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल से। फाइंड द वर्क डन इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में वर्क डन पूछ रहा है, अरे कोई दिक्कत नहीं है। ये 50 का कंपोनेंट कितना होगा, 50 cos 37 मतलब 50 इंटू 4/5 मतलब कि कितना हो जाएगा, ये 40 न्यूटन और ये कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो ये डिस्प्लेस होगा, अब ये डिस्प्लेस होगा 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेस होगा निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकलेगा, जल्दी जल्दी बोलो भाई। इनिशियली ये रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। और मूवमेंट के अलोंग एक्सीलरेशन कितना होगा, ax। मूवमेंट के अलोंग एक्सीलरेशन कितना होगा, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन में मास। फोर्स कितना है बच्चों, 40। मास कितना है, 5। तो कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना है बच्चों, 2 सेकेंड। तो लगा दो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दैट मींस 0 प्लस हाफ इंटू 8 इंटू 2 इंटू 2। तो कितना आ जाएगा, 16 मीटर। और वर्क डन क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, 40 न्यूटन। 40 क्यों लिया, 50 क्यों नहीं लिया, 30 क्यों नहीं लिया? अरे 50 के इस वाले कंपोनेंट की वजह से तो डिस्प्लेस हुआ है। मैंने बताया था आपको F cos थीटा इंटू एस। F cos थीटा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। अलोंग द डिस्प्लेसमेंट कौन सी फोर्स है, यही तो है। तो कितने लेंगे, 40 न्यूटन। और इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना हो, जल्दी बोलो, 16 न्यूटन। आंसर आप निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? हो जाएंगे इस तरीके के सिंपल प्रॉब्लम, हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, इनको उतारो। अभी और अच्छी प्रॉब्लम करनी है हमें। चलिए एक प्रॉब्लम हम यहां देखते हैं बच्चों। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट पे मान लो मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं, इसकी वजह से ये डिस्प्लेस हो गया। इसका मास भी ले लेते हैं, कुछ ना कुछ भी ले लो। मान लो ये डिस्प्लेस हो गया, कितना डिस्प्लेस हो गया, लेट्स से 10 मीटर ये डिस्प्लेस हो गया, यहां पहुंच गया। अगर कोई पूछे वर्क डन, तो भैया सिंपल सा आंसर है, वर्क डन कितना होगा, 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 100 जूल। लेकिन अगर मान लो मैं कहने लगूं आपसे कि ये यहां पर फोर्स 10 न्यूटन थी, यहां पर 10 न्यूटन थी, तो यहां पर अगर मान लो फोर्स बढ़ करके 40 न्यूटन हो गई, मतलब कि फोर्स जो है कांस्टेंट नहीं है, यहां से लेके यहां तक बढ़ रही है। अब क्या करेंगे, क्या अब भी आंसर यही होगा या कुछ और करेंगे? क्या मीन वगैरह निकालने का फालतू की चीज करेंगे? मीन निकालने का क्या अप्रोच है यार? कई बच्चों से मैं पूछता हूं, वो बोलते हैं मीन निकालो। अरे मीन निकालने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब सुनो जरा,
मतलब कि ये बात तय है, ये बात तय है, अब ये लॉजिक लगने वाला नहीं है। मतलब कि W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, दिस इज ओनली वैलिड व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, दिस इज ओनली वैलिड व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। कितनी बात समझ में आ गई? W बराबर डायरेक्ट एफ डॉट एस हम कब करेंगे? जब फोर्स कांस्टेंट होगी। जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी, जब फोर्स वेरिएबल होगी, तो हम ऐसी अप्रोच नहीं लगा सकते। उस केस में हम क्या करेंगे? अरे हमें आता है इंटीग्रेशन, हमें क्या आता है? इंटीग्रेशन। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, क्लियर है, आप फोर्स लगा रहे हो, वेरिएबल फोर्स है, उसकी वजह से आपने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, आपने डिस्प्लेस कर दिया, उसकी वजह से एस डिस्प्लेस कर दिया, और वो वर्क डन पूछ रहा है। अब हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, लेकिन समझो जरा, मान लो इन बिटवीन कहीं फोर्स लग रही है, यहां पर फोर्स कुछ भी हो सकती है। अब मान लो इसमें स्लाइट डिस्प्लेसमेंट लिया मैंने, लेट से ds, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट। तो पहली बात, ये जो ds मैंने दिखाया है, क्या ये इतना बड़ा होता है? क्या ये डिस्प्लेसमेंट इतना बड़ा होता? नहीं, ये पॉइंट है एक तरीके से। मतलब ये दूसरी लाइन पहली लाइन पर ही कोइंसाइड कर रही है लगभग। तो यहां से लेके यहां तक क्या फोर्स कांस्टेंट होगी या वेरिएबल? कॉमन सेंस है, कांस्टेंट होगी यार, पॉइंट पे थोड़ी ना चेंज होगी फोर्स। दैट मींस क्या मैं इस ds वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का dw वेरी स्मॉल वर्क लिख सकता हूं? हाँ, वो क्या होगा? वो तो dw इज इक्वल्स टू fds होगा। ऐसे कितने वर्क होंगे पूरे मोशन में? ऐसे कितने वर्क होंगे? इनफाइनाइट। उन सभी को जोड़ दो, टोटल वर्क आ जाएगा। लेकिन मैन्युअली ये करना पॉसिबल नहीं है। उस केस में हम क्या करते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन। उस केस में हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कहने का मतलब है, जनरल बात कर रहा हूं मैं। मान लीजिए स्पेस में कोई एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट लेट्स से x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, और पार्टिकल ए से बी डिस्प्लेस हुआ वाया सम फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, दैट फोर्स इज वेरिंग फ्रॉम ए टू बी। तो अब आप क्या करोगे? डायरेक्ट एफ डॉट एस कर दोगे? नहीं, हम क्या करेंगे? मान लीजिए इन बिटवीन कहीं पर भी ये फोर्स लग रही है, और उसकी वजह से पार्टिकल वेरी स्मॉल डिस्प्लेस हुआ। वो जो पार्टिकल है वो क्या हुआ? बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल ने किया, लेट्स से बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से dr क्या है? वेरी स्मॉल, मतलब कि डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट किया, और थीटा उन दोनों के बीच में एंगल, लेट से। अब ये dr क्या होगा बच्चों? अरे सिंपली जैसे डेल्टा r क्या होता है? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। दैट मींस डेल्टा r क्या होता है? सिंपली डेल्टा r क्या होता है? डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप प्लस डेल्टा z k कैप। तो सिंपली dr क्या होगा? dr डेल्टा r मतलब कि ये पूरा डिस्प्लेसमेंट, और dr मतलब कि वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन दिस बिटवीन द पाथ ऑफ दिस मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो dr को क्या लिख सकता हूं? dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो dw क्या लिख सकता हूं? dw सिंपली f डॉट dr। dw सिंपली क्या लिख सकता हूं? f डॉट dr, क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, इस वेरी पॉइंटेड डिस्प्लेसमेंट के लिए तो फोर्स कांस्टेंट होगा ना। और टोटल वर्क निकालने के लिए क्या कर दूंगा बच्चों? इंटीग्रेशन। दैट मींस w इज इक्वल्स टू f डॉट dr। दैट मींस कहने का मतलब है डायरेक्ट f डॉट s कब करोगे? व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। इफ फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, उस केस में वी नीड टू डू इंटीग्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या दोनों कंसेप्ट एकदम क्लियर है? व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, व्हाट यू विल डू? डायरेक्ट f डॉट s। व्हेन फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, व्हाट विल यू डू? You have to do integration with proper limit लगानी सिखाऊंगा अभी क्वेश्चन के द्वारा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल, ये देखकर ही पता चलेगा। क्लियर एकदम? इस कंसेप्ट को आप नोट करिए, अब आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक प्रॉब्लम के साथ हम चीजों को समझते हैं। एक प्रॉब्लम लेते हैं और हम चीजों को समझते हैं।
इतना आप इस कंसेप्ट को नोट करिए। चलिए भाई मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। एक फोर्स है, लेट्स से फोर्स है 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप, एक्स वाई प्लेन में फोर्स लग रही है। एक पार्टिकल है जो कि 1,2 पर था और वो डिस्प्लेस हो गया 2,5 पर, वो डिस्प्लेस हो गया 2,5 पर। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। एक सेकंड, क्या आप डायरेक्ट इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल करके इससे डॉट करा दोगे डायरेक्ट? नहीं, ये फोर्स कैसी फोर्स है? अबे वेरिएबल फोर्स है, एक्स और वाई पर डिपेंड कर रही है। तो वर्क डन के लिए क्या करूंगा? अब इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन के क्या करूंगा? सबसे पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकालो ना, dr, वो क्या होगा? dx i कैप प्लस dy j कैप। आगे बढ़ो ही मत, जेड में तो है ही नहीं। फोर्स वेक्टर क्या गिवन है? फोर्स वेक्टर क्या गिवन है? जल्दी बोलो। 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप। अब क्या करूंगा? इस फोर्स की वजह से इस स्लाइट डिस्प्लेसमेंट के लिए स्लाइट वर्क, डिफरेंशियल वर्क dw क्या होगा? वो जल्दी जल्दी बोलो, f डॉट dr। दैट मींस इन दोनों का डॉट कराओ तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2x dx प्लस 3y स्क्वायर dy। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या निकाला आपने? स्मॉल वर्क फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। कंप्लीट निकालने के लिए क्या करूंगा? इंटीग्रेशन। यहां पर किसकी लिमिट लगेगी? x की। यहां पर इसकी लिमिट लगेगी y की। चलिए x की इनिशियल लिमिट बोलो 1, फाइनल लिमिट बोलो 2। x y की इनिशियल लिमिट बोलो 2, फाइनल लिमिट बोलो 5। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। x का क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, दैट मींस एक्स स्क्वायर 1 से 2 प्लस y स्क्वायर का क्या होगा? y क्यूब बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, दैट मींस y क्यूब 2 5। सॉल्व करेंगे 4 माइनस 1 प्लस इसे सॉल्व करेंगे 125 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा? ये 3 प्लस कितना आ जाएगा? ये 3 प्लस 117 तो कितना आ जाएगा? 120 जूल। कितना आ गया? 120 जूल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि फोर्स कांस्टेंट और फोर्स वेरिएबल हम वर्क डन निकाल सकते हैं? क्लियर एकदम? इनको आप नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए और प्रॉब्लम हम यहां करते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, उस पर एक फोर्स लग रही है। वो पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन इन 1 सेकेंड। लेकिन उसने एक चीज गिवन है x = 1/3 t³। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेरिंग विद टाइम, मतलब कि फोर्स कांस्टेंट नहीं है। वर्क डन निकालना है यार, सिंपल है यार, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई एसलेशन तक तो पहुंचे कम से कम, एसलेशन तक तो पहुंचे कम से कम। भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दे रखा है x = t³/3, एसलेशन चाहिए तो सबसे पहले v निकालेंगे। वो क्या आएगा? dx/dt। वो क्या आ गया? dx/dt क्या आ गया? 3t², 3 से 3 कैंसिल, दैट मींस t²। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एसलेशन निकालना है तो dv/dt निकालो, वो क्या आ जाएगा? 2t। एसलेशन कितना आ गया? 2t। अब फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आ गया? मास इनटू एसलेशन। मास कितना है? 1 kg, एसलेशन कितना है? 2t। तो फोर्स कितना आ गया बच्चों? 2t। मतलब फोर्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अब वर्क डन, अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन क्या होता है बच्चों? जल्दी बोलो, वर्क डन क्या होगा? dw। वर्क डन क्या होगा? dw f इंटू dx। f कितना है बच्चों? 2t। अब यहां पे फंस गए यार, फोर्स टाइम का फंक्शन है और x है ही, लेकिन x भी टाइम का फंक्शन है, देख लो। तो यहां से dx निकालूंगा तो dx क्या आ जाएगा बच्चों? यहां से dx क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा t² dt, दैट मींस t² dt, दैट मींस dw कितना आ गया बच्चों? 2t³ dt। कंप्लीट वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दो और t की लिमिट कहां से कहां है? 1 सेकंड का पूछ रहा है, मतलब 0 से 1। सो वर्क डन कितना आ गया बच्चों? 2 इंटू t4/4, 0 से 1, दैट मीन्स 2 इंटू 1/4, दैट मीन्स 0.5 जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स अब हमने समझ लिया, मान लो फोर्स कांस्टेंट है, वर्क निकल जाएगा। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रही है, f इज अ फंक्शन ऑफ x y z, वर्क डन निकल जाएगा। फोर्स टाइम के साथ वेरी कर रही है तो भी वर्क डन निकल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है?
एकदम क्लियर है कंसेप्ट। मतलब चाहे फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो, चाहे फोर्स टाइम का फंक्शन हो, चाहे फोर्स कांस्टेंट हो, हम वर्क निकाल लेंगे। इस प्रॉब्लम को आप नोट करिए, इसको आप नोट करिए। चलिए और अप्रोच हम देखते हैं, और बेसिक बेसिक बातें हम देखते हैं। भाई मान लो बच्चों आपको ग्राफ दे रखा हो। देखो ग्राफ मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। मान लो आपको ग्राफ दे रखा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। क्या बच्चों? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है। मान लो कुछ इस तरीके से ग्राफ दे रखा है, मैंने रैंडमली ग्राफ बना लिया। ये 0, ये 10 न्यूटन, ये लेट्स से 1 मीटर, ये लेट्स से 2 मीटर, और वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स in displacing the object from 0 to 2 मीटर। अब देखो, अब ग्राफ दे रखा है ना। अब ग्राफ के तो दो ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं यार, स्लोप और एरिया। स्लोप होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, मतलब कि फोर्स अपॉन में डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता। एरिया क्या होता है? वाई इंटू एक्स, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे वर्क होता है ये तो वर्क होता है। दैट मीन्स एक बात हमने जान ली कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव वर्क डन बाय दैट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम, जहां से जहां पूछ रहा है यार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? That means वो आपसे पूछ रहा है वर्क डन बाय दिस फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to 2 मीटर। मतलब कि ये पूरा का पूरा एरिया निकाल दो यार। ये पूरा एरिया निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया 10। ये एक ट्राइंगल है, इसका एरिया कितना होगा? 10 हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, सॉरी 5। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? सो वर्क डन कितना हो गया बच्चों? जल्दी बोलो, वर्क डन कितना हो गया? 10 + 5 कितना आ गया? 15 जूल। और अगर ये नेगेटिव में है तो वर्क डन को नेगेटिव लो, क्योंकि वर्क डन कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट मींस फोर्स कांस्टेंट है, वर्क निकल जाएगा। फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, वर्क निकल जाएगा। फोर्स टाइम का फंक्शन है, वर्क निकल जाएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है, वर्क निकल जाएगा। क्या वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? सोचो क्या बोल दिया मैंने? क्या वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? मैं ये बोल रहा हूं। अच्छा, मैंने पूछा क्या वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? अरे एक एग्जांपल लेते हैं यार, सिंपल सा। मान लो एक बस है। क्लियर है एकदम? यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पर एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? और इस फोर्स के अंदर मान लो यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं। क्लियर एकदम? और इस फोर्स की वजह से ये 2 मीटर डिस्प्लेस हो गई। तो वर्क डन मैं जो कैलकुलेशन करूंगा वो वर्क डन कितनी करूंगा? 20 × 2 विच इज 40 जूल। और मान लो आप में से कोई एक यहां पे खड़ा हुआ है। क्लियर एकदम? और यहीं से ही कैलकुलेशन चल रही है। क्लियर एकदम? अब 2 मीटर तो ये किसका साथ साथ ही बस भी तो आगे किसकी है? दैट मीन्स जब मैं इसको देख रहा हूं तो सिचुएशन तो कुछ ऐसी हो गई होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और लेट्स से डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर। तो जब मैं कैलकुलेशन करूंगा वर्क की तो मेरे लिए क्या आएगा 20 × 20, तो आंसर कितना हो जाएगा? 400 जूल। दैट मीन्स क्या वर्क रेफरेंस ऑफ फ्रेम पर डिपेंड करता है? यस। क्या फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है? नो। तो वर्क डन क्यों कर रहा है? अबे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है? नहीं करती। तो वर्क क्यों करता है? अबे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई वर्क भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जाके हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, उसमें ये बहुत यूज होने वाला है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वहां पर भी मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूंगा। मतलब नेक्स्ट लेक्चर वर्क एनर्जी थ्योरम का होगा, वहां पर भी मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या फोर्स कांस्टेंट है, वर्क निकल जाएगा? हाँ। क्या फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, वर्क निकल जाएगा? हाँ। क्या फोर्स वेरिएबल है, फोर्स मान लो टाइम का फंक्शन है, क्या वर्क निकल जाएगा? हाँ। क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा, वर्क निकल जाएगा? हाँ। अगर कोई आपसे पूछ ले क्या वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? हाँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इनको आप नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी और बेसिक बातें हम करते हैं वर्क की।
बहुत डिटेल में हमने वर्क के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए आपको वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस निकालना आना चाहिए। दैट मींस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, दिस एंड दैट सो एंड सो, वर्क डन बाय सूडो फोर्स। ये जितनी भी फोर्सेस अभी तक हमने पढ़ ली हैं सभी का वर्क आपको निकालना आना चाहिए। और कैसे निकालते हैं? सिंपली इसी तरीके से निकालते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है आगे आगे पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत जबरदस्त थ्योरम है, नेक्स्ट लेक्चर बहुत जबरदस्त होगा, उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा भाई, अब ये सब हमने सीख लिया। इनमें से किसी का वर्क जीरो भी हो सकता है, किसी का वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी का वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क का बहुत जबरदस्त सिग्निफिकेंस अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम में ही पता चलेगा। बाकी थोड़ा बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है, क्लियर एकदम। अब हम बात करते हैं, देखिए फोर्सेस दो तरीके की होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप। क्या बोला मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क डन। क्या बोला मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क डन फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या बोला मैंने? कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। क्या बोला मैंने? फिर से बोलो। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस whose work done will not depend on path, they will only depend, it will only depend on initial and final point. While non-conservative forces are those forces जिनका work, whose work depend on the path, उनका वर्क पाथ पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स, all the resistive forces are non-conservative. Conservative का एग्जाम्पल gravitational force, yes, mg. mg is a gravitational force. mg is gravitational force. It is conservative force. Its work done will not depend on the path. It will only depend on the initial point and final point. 12th क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव इन नेचर। अभी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में स्प्रिंग फोर्स, कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव फोर्स का एक और बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है, वो ये है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। और होना भी था। अबे मैंने क्या बोला? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस जिनका वर्क ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। अबे क्लोज पाथ के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम हो गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना, तो वर्क डन तो जीरो होगा ही होगा। मतलब कहने का मतलब है, मान लो कंजर्वेटिव फोर्स है, यहां से यहां पॉजिटिव वर्क, यहां से यहां नेगेटिव वर्क, यहां से यहां जितना पॉजिटिव यहां से यहां उतना ही नेगेटिव, टोटल वर्क डन कितना हो गया? जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्लियर है? फिर से बोलो, जल्दी बोलो, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती है? जल्दी बोलो। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ इनिशियल फाइनल पॉइंट पर। और क्लोज पाथ के लिए उसका वर्क डन क्या होता है? जीरो। क्यों जीरो होता है? अरे जितना पॉजिटिव उतना ही रिटर्न पाथ के लिए नेगेटिव, तो टोटल वर्क डन जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल ऑल द रेजिस्टिव फोर्सेस, all the frictional forces are non-conservative in nature. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर रहेगा। अब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव कैसे देखते हैं? बहुत ही सिंपल है यार, ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना। मान लो मैं एक फोर्स यहां पर लिख दूं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। क्लियर है? एकदम। अब मान लो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, एक पॉइंट है 1, 2, 3, सिंपल सा क्वेश्चन जो हमने किया था, 2, 3, 4 पे डिस्प्लेस करना है, वर्क डन निकाल लो। तो आप कैसे करते हो? सिंपली फोर्स लिखा, डॉट लगाया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। क्या आप ये पूछते हो पाथ क्या था? क्या आप पूछते हो इसमें पाथ क्या था? व्हाट इज द पाथ? कैसे लेके जा रहे हो? घुमा के लेके जा रहे हो, कैसे लेके जा रहे हो? अरे ए पॉइंट मान लो ये रहा स्पेस में और बी पॉइंट ये रहा स्पेस में, तो आपने पूछा कि ये स्ट्रेट लाइन जा रही है या ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है या नाच के जा रही है, कैसे जा रही है? अबे कैसे भी जाए वर्क डन सेम आएगा। वर्क डन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। इसका वर्क डन W1, इसका वर्क डन W2, इसका वर्क डन W3, इसका वर्क डन W4। फॉर दिस फोर्स W1 बराबर W2 बराबर W3 बराबर W4। आप पूछते ही नहीं हो, अरे जरूरत भी क्या है? तो ध्यान से सुन लो, ये कैसी फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स। दैट मींस
जो भी फोर्स कांस्टेंट फोर्स होगी वो कैसी होगी, कंजर्वेटिव इन नेचर। मतलब इस तरीके की फोर्स जैसे भी दिखेगी वो कैसी होगी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब वेरिएबल हो, याद करो, अभी भी क्वेश्चन किया है, वेरिएबल है, मान लो इस तरीके का क्वेश्चन था, अभी तो किया है यार, 2xi कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप वाई स्क्वायर जे कैप प्लस, और भी आगे बढ़ा दो, 2z के कैप, 2z के कैप या z के कैप, कुछ भी है। एक पॉइंट है 1, 2, 3, दूसरा पॉइंट है 2, 3, 4। वक्त निकालते हो तो क्या करते हो यार, सिंपल डिस्प्लेसमेंट लेते हो, सिंपल डिस्प्लेसमेंट लेते हो, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, स्मॉल वर्क निकालते हो f डॉट dr और फिर इंटीग्रेशन लगा देते हो और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की लिमिट लगा देते हो। क्या पूछते हो, क्या पूछते हो व्हाट इज द पाथ? नहीं। तो ये भी फोर्स कैसी हो गई, ये भी फोर्स कैसी हो गई, ये भी फोर्स कैसी हो गई, कंजर्वेटिव। मतलब कि अगर फोर्स वेरिएबल है और i कैप के साथ सिर्फ x है, जे कैप के साथ सिर्फ y है, के कैप के साथ सिर्फ z है, मतलब अगर इस तरीके की फॉर्म है, मतलब अगर इस तरीके की फॉर्म है, fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप, तो भी कैसी फोर्स होगी, कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि इसका वर्क पाथ में डिपेंड ही नहीं करता, हम पूछते ही नहीं है। वहीं अगर मान लो ऐसी फोर्स है, मान लो f इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एक्स, आई कैप लगाना है लगा लो, क्लियर एकदम, ऐसी फोर्स है, क्लियर एकदम। अब क्या करेंगे भाई, चलो स्मॉल वर्क निकालते हैं। स्मॉल वर्क क्या होगा, dw f इंटू डी एक्स, आई गेट एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो dx ले लिया सिंपली, तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या अब आप सॉल्व कर सकते हो? नहीं। क्या अब आप सॉल्व कर सकते हो? नहीं। क्यों? अरे दो वेरिएबल आ गए x और y। अब जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा व्हाट इज द पाथ, मतलब हाउ x इज डिपेंड ऑन y, x इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू y स्क्वायर, x इक्वल्स टू y क्यूब, आई कैन नॉट कैलकुलेट द वर्क। ऐसी ही फोर्सेस को क्या बोलते हैं, ऐसी ही फोर्सेस को क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव। क्योंकि इनके वर्क निकालने थे, जैसे ही मैंने इनका वर्क निकालना चाहा, जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन लगाना चाहा, जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन लगाया, मुझे क्या पता चला, अरे मैं तो निकाल ही नहीं सकता। कब तक नहीं निकाल सकता? जब तक मुझे ये ना पता चले व्हाट इज द पाथ। व्हाट इज द पाथ मतलब हाउ एक्स इज वैरिंग विद वाई। जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा तब तक मैं निकाल नहीं सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एकदम क्लियर है? क्या एग्जांपल्स क्लियर है? क्या अब आप देख के बता सकते हो कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव और कौन सी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव? क्लियर एकदम? कोई डाउट, कोई शक? इसको आप नोट करिए। चलो बच्चों, अब हम कंजर्वेटिव फोर्सेस का एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कंफ्यूजिंग, लेकिन सारी कंफ्यूजन आज दूर कर दूंगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की किसी से ही बात करो, जैसे ही बोलते हो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, डायरेक्ट आंसर आता है बिना एक सेकेंड वेस्ट करे, mgh। एक सेकेंड भी नहीं लगता, mgh। किसी को कुछ नहीं पता, mgh। पोटेंशियल एनर्जी सर हाइट की वजह से, सर आप छत पे चले जाओ, आप में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। मैं पूछता हूँ कैसे आई भाई? सर आप छत पे जाके तो देखो, मैं चला जाता हूँ, छत पे चला गया भाई, पोटेंशियल एनर्जी दिख तो नहीं रही सर, लेकिन आ गई, कोई बात नहीं सर, mgh हो गया ना, आ गई। सब गलत है। समझो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक एक चीज ध्यान से सुनना। पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट मेरी पोटेंशियल एनर्जी, गलत है ये। पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की होती है। पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज स्टोर्ड इन द सिस्टम, नॉट द पार्टिकल। हर जगह आपको पोटेंशियल एनर्जी समझ दिखाई देगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड मास सिस्टम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, पढ़ेंगे हम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस, 12वीं क्लास में, क्लियर एकदम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज स्टोर्ड इन द सिस्टम, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, whether it is a system of 2 or more masses, it is a system of 2 or more charges, it is a system of spring block system। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, इट इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द सिस्टम। कब एनर्जी तो तभी स्टोर होगी ना जब कोई वर्क करेगा। एनर्जी तो तभी स्टोर हो रही तब कोई वर्क करेगा।
तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, ध्यान रखना, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है वो वर्क सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है। ये लाइन ध्यान रख लेना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एग्जांपल दूंगा और समझ में आएगा। पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज जस्ट एन स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज स्टोर्ड इन द सिस्टम। इट इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फील्ड। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी सेंसलेस। क्लियर एकदम? आपने कभी नहीं सुना होगा पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, सेंसलेस। क्लियर एकदम? फ्रिक्शन की वजह से हमेशा एनर्जी का लॉस ही होगा, कभी स्टोर नहीं हो सकती एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इट इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द सिस्टम व्हेन एक्सटर्नल एजेंट डू सम वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। और क्या क्या प्रॉपर्टी है अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। अच्छा एक बात बताओ, मान लो बच्चों एक ग्राउंड है, क्लियर एकदम? एक ऑब्जेक्ट है बच्चों जिसका मास है m। अभी mgh भी आपको समझ में आएगा, जिसका मास है m। मैंने क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। When you will do some work against conservative force, that work will change the potential energy of the system. Change. Clear एकदम? Clear? अब देखो इस पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी लग रही है? कौन सी लग रही है? mg, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। मान लो बच्चों, मान लो मुझे इसको h हाइट तक उठाना है, अपने आप तो उठेगा नहीं। ऐसा कभी देखा ग्राउंड पे कोई चीज पड़ी हुई अपने आप उठ गई? ऐसा कभी तो नहीं होता। मान लो मुझे इसको h हाइट तक उठाना है, मान लो मुझे इसको h हाइट तक उठाना है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट दैट फोर्स, अगेंस्ट दैट कंजर्वेटिव फोर्स। मान लो मुझे इसको यहां से लेके यहां तक 10 साल में उठाना है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला 10 साल में? क्योंकि मेरा ये प्रोसेस शुड बी वेरी वेरी स्लो। वेरी वेरी स्लो मतलब कि मैं अभी स्पीड एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की कोई चर्चा नहीं करना चाहता। मैं चर्चा सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की करना चाहता हूं। क्लियर है एकदम? तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मिनिमम मरे से मरा कितनी फोर्स लगा दूं कि ये ऊपर उठ जाए? एक्सेलरेट ना करे। मान लो इसका वेट 10 न्यूटन है, तो कितनी फोर्स लगा दूं? लगभग 10 न्यूटन लगा दें। दैट मीन्स एक कंसेप्ट यहां समझ में आया कि F external is always equals to माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। क्या ये समझ में आया? मैग्नीट्यूड में लगभग सेम, मैग्नीट्यूड में लगभग सेम, और डायरेक्शन में तो अपोजिट होगा ही, डायरेक्शन में तो अपोजिट होगा ही। क्लियर एकदम? तो F external आप इधर की तरफ लगा दो। क्लियर एकदम? और आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां पर ले गए, आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां पर ले गए। क्लियर एकदम? देखो एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स? कितना होगा बच्चों? F external into डिस्प्लेसमेंट। F external कितना है? mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। तो ये क्या हो गया? mgh। समझना जरा ये क्या निकाला आपने? ये क्या निकाला mgh आपने? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन लिफ्टिंग दिस ऑब्जेक्ट टू अ हाइट h। Where this work will go? Now क्वेश्चन आएगा, हमेशा क्वेश्चन आता है where this work will go। कहां गया ये वर्क? This work will change the potential energy of the system, delta U। सुन लो जरा, that work will change the potential energy of the system। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चेंज की है पोटेंशियल एनर्जी को। क्लियर एकदम? चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर mgh। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात क्लियर है एकदम? दैट मीन्स यहां से एक लॉजिक निकला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू। बच्चों क्लियर है एकदम? क्लियर एकदम? अब एक और बेसिक बात है, एक और छोटी बात है। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए, मान लो लेट्स से 2 रेफरेंस में ले लेता हूं। मैं क्या ले लेता हूं? 2 रेफरेंस ले लेता हूं। लेट्स से ये रेफरेंस 1 और ये रेफरेंस 2। क्लियर है? ये रेफरेंस 1, ये रेफरेंस 2, और दोनों के बीच में सेपरेशन है लेट्स से x। ठीक? दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है? लेट्स से x। ठीक है? मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m। ठीक है बच्चों? अब देखो हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। मान लो हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। लेट्स से रेफरेंस 1 के अकॉर्डिंग कुछ कैलकुलेशन करेंगे और रेफरेंस 2 के अकॉर्डिंग कुछ कैलकुलेशन करेंगे। चलो अगर मैं रेफरेंस 1 की बात करूं तो क्या इसमें कोई अभी पोटेंशियल एनर्जी है? यस। कितनी है? mgx, हाइट की वजह से।
तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जस्ट बिकॉज ऑफ रेफरेंस फ्रॉम सीन फ्रॉम रेफरेंस 1 कितनी है mgx। अगर मैं रेफरेंस 2 के हिसाब से देखूं तो कितनी है 0। मान लो मैंने इसको h हाइट उठा दिया, क्लियर एकदम, यहां पर ले गया। अब रेफरेंस 1 के अकॉर्डिंग फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों mgx प्लस h, और रेफरेंस 2 के अकॉर्डिंग कितनी होगी बच्चों mgh। अब अगर मैं चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी निकालूं विच इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो इसमें कितना आएगा बच्चों mgh, यहां पर भी डेल्टा यू कितना आएगा mgh। मतलब एक बात समझ ली, एक बात दिमाग में बैठ गई कि क्या चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी विल डिपेंड ऑन द रेफरेंस? नहीं। क्या पोटेंशियल एनर्जी विल डिपेंड ऑन द रेफरेंस? यस। तो सिग्निफिकेंस किसका होता है, पोटेंशियल एनर्जी का या चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी का? चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी का। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल्स टू, विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स क्या करता है? वो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है। किसकी? पार्टिकल की नहीं, सिस्टम की। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को वो चेंज करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इस एग्जांपल से, सिंपल से एग्जांपल से ये आपने समझ लिया? क्या पोटेंशियल एनर्जी विल डिपेंड ऑन द रेफरेंस? यस, यस इट विल डिपेंड। क्या चेंज विल डिपेंड? नो। दैट मींस क्या रेफरेंस का कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं, वो बस एक कैलकुलेशन का पार्ट है। आप रेफरेंस कुछ भी दे सकते हो, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वर्क डन बाय, इसको समझ लो, इसको ध्यान से सुन लो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स विल चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, विल चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब सुनो, अब जरा mgh को सुनो बच्चों। ये आपने वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किया, वो कितना आया mgh। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आया mgh, क्लियर एकदम, क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, वो लगभग कितनी mg कांस्टेंट, कितना ऊपर उठा दिया h, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्लियर एकदम, वो mgh आया, क्लियर एकदम। अच्छा भाई, अब मान लो मैं रेफरेंस पर, मान लो लेट अस सपोज लिख रहा हूं मैं, लेट्स से मैं रेफरेंस पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लूं, लेट्स से मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लूं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी हो जाएगी mgh। इसलिए आप बोलते हो mgh। इनिशियल पे आपने 0 मानी, तब वहां पर mgh होगी। कोई कहेगा मैं नहीं मान रहा, मत मान, कुछ भी मान ली, लेट्स से अल्फा। इनिशियल पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान ली? अल्फा, लेट्स से। तो फाइनल पे कितनी हो जाएगी बच्चों? यहां पर अगर अल्फा मान ली तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? mgh प्लस अल्फा। अब आप कहोगे सर ये तो दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, चेंज निकाल। यहां पर डेल्टा यू कितना आया mgh, यहां पर डेल्टा यू कितना आया mgh। अरे हमें तो चेंज से मतलब होता है ना, क्योंकि चेंज ही क्या होता है? वर्क डन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट मींस क्या रेफरेंस पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी मान लो चलेगा, हाँ, लेकिन समझदारी किस में है? कैलकुलेशन क्यों करनी है अपनी? समझदारी किस में है? रेफरेंस पे हमेशा क्या मैंने लेनी चाहिए? 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? बहुत ही जबरदस्त चीज है ये, बहुत जबरदस्त, क्लियर। एक और चीज देखो, जब आपने ऑब्जेक्ट को यहां से यहां उठाया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आया? पॉजिटिव। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या आएगा? नेगेटिव। देख लो, कंजर्वेटिव फोर्स नीचे लग रही थी और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा था, मतलब कि यहां पर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना आएगा? माइनस mgh। मतलब कि समझ लिया आपने समझ लिया कि क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। बिल्कुल ठीक बात है यार, ये तो होना ही। दैट मीन्स डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। बिल्कुल ठीक, डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। दैट मीन्स जब भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इस ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप कर दो तो mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? पॉजिटिव। तो जब ये नीचे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी तो घटेगी ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो पढ़ा जो समझा एकदम क्लियर है, बिल्कुल ठीक। बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट है ये, बहुत जबरदस्त इक्वेशन आ रही है, बहुत जबरदस्त इक्वेशन।
एंड दैट्स हाउ वी डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी। क्या पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गई? क्या समझ में आया? Potential energy is only defined for conservative field. Potential energy is only defined for conservative force. It is a stored form of energy which is stored in the system. When external agent do some work against conservative force, that work will change the potential energy of the system. क्या potential energy reference पे depend करती है? Yes. क्या change in the potential energy reference पे depend करती है? ना. reference पे अगर जीरो की बजाय कुछ और ले लिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। क्या पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक आइडिया आपको लग पा रहा है? क्या पोटेंशियल एनर्जी को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? क्लियर है एकदम। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो हमेशा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव आएगा तो हमेशा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या पोटेंशियल एनर्जी निकालनी आ रही है? क्लियर एकदम। इसको आप नोट करिए और चर्चा करेंगे हम। चलिए अब हम कुछ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखते हैं। अब mgh क्या है ये भी आपको पता चल ही गया होगा। m इज द पॉइंट मास। क्लियर एकदम। उस पॉइंट मास को उठाने में जितना वर्क किया वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है, और अगर मैं रेफरेंस पे जीरो मान लूँ तो उस पॉइंट पर एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? mgh। जीरो की जगह कुछ और मान लूंगा तो mgh प्लस कुछ और, बट जो चेंज आएगा वो mgh ही आएगा। क्लियर एकदम। एक क्वेश्चन करते हैं भाई, मान लो एक ग्राउंड है और एक रॉड को ऐसे खड़ा किया हुआ है, ठीक है। रॉड का मास m और रॉड की लेंथ l और मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर एकदम। और ये जो रेफरेंस लेवल है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो लेकर के चल रहे हैं। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब देखो, अब mgh जो है वो पॉइंट मास था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट मास थोड़ी है यार। तो ठीक है यार, रॉड को आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल पॉइंट मास में ब्रेक कर सकते हो। अब रॉड को आप कैसे ब्रेक करोगे? स्मॉल स्मॉल थिकनेसेस में। मान लो ग्राउंड से x डिस्टेंस की दूरी पर dx थिकनेस की एक स्मॉल सेगमेंट हमने ब्रेक कर लिया। अब हमें क्या चाहिए? इसका स्मॉल मास dm, वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। l यूनिट लेंथ का मास कितना है? l यूनिट लेंथ का मास कितना है? m। तो 1 यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? m/l। तो dx यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? m/l इंटू dx। तो बेसिकली dm क्या हो गया? m/l इंटू dx। वेरी स्मॉल डिफरेंशियल मास। तो ये तो पॉइंट मास है ना, यहाँ पर जीरो माना है तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? यहाँ पर अगर आपने जीरो माना तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? dm g इंटू x। क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। वैल्यू पुट करेंगे तो m/l g x dx। ये क्या निकाल दिया? du। ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट होंगे? इनफाइनाइट। ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट होंगे? इनफाइनाइट। सभी की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, टोटल निकालने के लिए ऐड करेंगे, लेकिन ये मैन्युअली पॉसिबल नहीं है तो हम क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। क्लियर एकदम। x की लिमिट कहां से कहां जाएगी? 0 से l, और x0 पे आपने पोटेंशियल एनर्जी क्या माना? 0, और यहाँ पर u। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया? u। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा जल्दी बोलो कितना आएगा? mgl इंटू x²/2। लिमिट लगाई 0 से l तो ये कितना आ गया? mgl/2। मतलब पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgl/2। यहां से लेकिन एक लॉजिक निकला, mgl/2 मतलब कि मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि इसका जो वेट है वो इसके सेंटर पे लग रहा है, और आगे जाके इसको हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। कहने का मतलब है, मान लो ये एक रॉड है, इसको मैं कहूं कि एक सिंगल या 2 फिंगर से इसको आपको बैलेंस करना है, तो आप कहां पे फिंगर लगाओगे? इसके सेंटर पे, और उसी को बोलेंगे आगे जाके हम सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट में। मतलब कि ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा कहां पर लगता है? उसके सेंटर ऑफ मास पर, और वहीं से ही mg लिया जाता है। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पता होता तो ये सब मैं नहीं करता, मैं डायरेक्ट लिख देता mg इंटू l/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब इसी के बेसिस पे एक तो प्रॉब्लम और कर लेते हैं। अब हम डेरिवेशन तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो गया। मान लीजिए ये एक क्यूबॉइड है, लाइक दिस, रेक्टेंगुलर बॉक्स, कुछ भी मान लो। इसका मास है m, ये डायमेंशन दे रखी है b और a। क्लियर एकदम। ये ऐसे लेटा हुआ है, ठीक। और इसको मान लो मैंने ऐसे वर्टिकली उठा दिया, लाइक दिस।
ठीक है भाई, क्लियर एकदम। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन टू डू दिस। इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में लाने में कितना वर्क किया होगा। वर्क पूछ रहा है ना, तो डेल्टा यू निकाल दो, क्योंकि आपको पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो किसके बराबर होता है, डेल्टा यू। और डेल्टा यू क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल क्या है सिस्टम का, देखो यहां पर तो हम जीरो मान के चलेंगे। सिस्टम का यू फाइनल क्या है, देखो इसका वेट तो इसके सेंटर पे लग रहा होगा, इसका वेट तो इसके सेंटर पे लग रहा होगा, क्योंकि अब तो मैं कैलकुलेशन करूंगा नहीं है सब, क्योंकि मुझे मालूम है इसका वेट तो इसके सेंटर पे लग रहा होगा यहाँ पर। और ये दूरी कितनी है बच्चों, ये दूरी कितनी है a/2। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई बच्चों, mg इंटू a/2। कितनी हो गई, mg इंटू a/2। इनिशियल के लिए देखो इसका वेट यहाँ पे लग रहा होगा, और ये दूरी कितनी होगी बच्चों, b/2। ये दूरी कितनी होगी, b/2। दैट मीन्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, mg इंटू b/2। तो आंसर कितना आ गया, mg/2 a माइनस b। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, इनको आप नोट करिए। चलिए और प्रॉब्लम हम यहाँ करते हैं। मान लीजिए एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, क्या है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल, और जो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है, जिसका रेडियस है r। उसके क्वार्टर पोर्शन पर, इतने हाफ पोर्शन पर एक चेन रखी हुई है जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मास है, टोटल मास है m, और जिसकी लेंथ है πr/2। ये नहीं भी गिवन होती तो कॉमन सेंस है, ये कितनी होगी, πr/2, पूरे सर्कल का 1/4। क्लियर एकदम। वो पूछा फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट द रेफरेंस इज 0। कैसे करेंगे, देखो बच्चों दो तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं, समझ लो। लीनियर इंटीग्रेशन मतलब x पे जाके dx, r पे जाके dr, y पे जाके dy, z पे जाके dz, और एक एंगुलर इंटीग्रेशन। ये प्रैक्टिस से ही पता चलेगा और सिचुएशन देखने से पता चलेगा कि लीनियर होगा या एंगुलर। यहाँ पर देखो वेरिएशन, देखो हाइट का वेरिएशन एंगल के साथ भी हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे हाइट ये रही, इस छोटे से टुकड़े की यहाँ पे हाइट ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो देखो एंगल भी वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर हम एंगुलर इंटीग्रेशन लगाएंगे। वो कैसे करते हैं समझ लो, फिक्स स्टेप है। मान लो थीटा पे जाकर के, क्या बोला मैंने, थीटा पे जाकर के डी थीटा का एक स्मॉल एलिमेंट मैंने ले लिया। इस स्मॉल एलिमेंट की थिकनेस कितनी होगी बच्चों, थीटा बराबर आर्क अपॉन में रेडियस। तो आर्क कितना होगा, थीटा इंटू रेडियस, मतलब कि इसकी लेंथ कितनी होगी, आर डी थीटा। क्लियर एकदम। तो ये जो स्मॉल सेगमेंट आपने लिया है, ये जो स्मॉल सेगमेंट लिया है, इसका जो स्मॉल मास होगा वो कितना होगा। पहले तो हमें मास पर यूनिट लेंथ पता होना चाहिए। मास है m, लेंथ है πr/2, तो मास पर यूनिट लेंथ कितनी होगी, m/πr/2, मतलब कि 2m/πr। ये क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ। और इस थिकनेस की लेंथ कितनी है, r d थीटा। तो dm कितना होगा बच्चों, लैम्डा इंटू r d थीटा। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, 2m/πr इंटू r d थीटा। r से r कैंसिल, तो कितना आ गया, 2m/π इंटू डी थीटा। ये क्या निकाल दिया आपने, स्मॉल मास डिफरेंशियल मास। अब इस रेफरेंस के हिसाब से इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो ये हाइट हमें पता होनी चाहिए। ये हाइट तो निकल ही जाएगी। अगर ये r है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा बच्चों, ये r, ये थीटा, तो ये कितना होगा, r sin थीटा। ये कितना होगा, r sin थीटा। तो जो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, dmgh, मतलब कि 2m/π d थीटा g r sin थीटा। दैट मीन्स कांस्टेंट बाहर निकाल लो, 2m/π g r sin थीटा d थीटा। ये क्या निकाल दिया, du। ऐसे ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, सभी की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट। थीटा की लिमिट देखो कहां से कहां, 0 से π/2। सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर, सबसे आखिरी एलिमेंट यहाँ पर, तो 0 से π/2। जल्दी बोलो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस कॉस थीटा 0 से π/2, तो कितना आएगा, माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा, cos π/2 माइनस cos 0। cos π/2 0 और cos 0 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली क्या आ जाएगा, 1। तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपली कितनी आ गई, सिंपली पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 2mgr/π।
कहने का मतलब है आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आनी चाहिए पहले, क्योंकि आगे जाके तो बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम आने वाले हैं। जब आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी नहीं आएगी तो आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो अभी हमने सीखा कि कैसे आप डिफरेंट सिस्टम्स की पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये बिना इंटीग्रेशन के भी हो जाएगा जब आपको सेंटर ऑफ मास की नॉलेज होगी। सेंटर ऑफ मास हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर एकदम? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इस प्रॉब्लम को आप नोट करिए। चलिए, हमने डिफरेंट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख ली। अब हम करते हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, वो है स्प्रिंग फोर्स एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। हेडिंग डालिए स्प्रिंग फोर्स। देखिए, स्प्रिंग तो सभी लोग जानते हैं ना। स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग सभी ने देखी होगी। स्प्रिंग इस तरीके से, स्प्रिंग तो सभी लोग जानते हैं। अच्छा भाई, देखो एक साइंटिस्ट थे हुक्स लॉ, हुक्स साहब, उन्होंने अपना एक लॉ दिया, हुक्स लॉ। उन्होंने क्या बोला कि यार ये जो स्प्रिंग है ना, सबसे पहले इसकी नेचुरल लेंथ देखो। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से सारी कैलकुलेशन की जाएगी। नेचुरल लेंथ मतलब कि जब तक स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं होगा। एलोंगेशन मतलब खींचना, कंप्रेशन मतलब अंदर की तरफ कंप्रेस करना। तो नेचुरल लेंथ मतलब कि जब स्प्रिंग में किसी तरीके का कोई कंप्रेशन, कोई एलोंगेशन नहीं होगा। अब उन्होंने क्या काम किया एक्सपेरिमेंट से, यहां पर वो वेट लगाते गए मतलब कि स्प्रिंग खींचेगी। अब जब भी स्प्रिंग खिंचती है ना बच्चों, तो ध्यान रखना स्प्रिंग के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाती है, जिसकी टेंडेंसी होती है वो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ को रीगेन करे। हमेशा इट्स टेंडेंसी इज टू रीगेन इट्स नेचुरल लेंथ। कहने का मतलब है, मान लीजिए एक स्प्रिंग है, अपनी नेचुरल लेंथ में है, आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, आपने इसको एलोंगेट कर दिया अपनी नेचुरल लेंथ से, तो इसके अंदर एक फोर्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाती है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाती है अपोजिट टू योर डिस्प्लेसमेंट, such that it try to regain its original shape, natural length। क्लियर है ना? वहीं अगर आप इसको कंप्रेस कर दोगे तो अगेन एक इंटरनल फोर्स जनरेट हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। तो आपने देखा स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा एंड पॉइंट पर दिखाई जाती है स्प्रिंग के, और इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू योर फोर्स, अपोजिट टू योर डिस्प्लेसमेंट। और हुक साहब ने दिया लॉ, वो क्या था? स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। माइनस साइन बता रहा है अपोजिट टू योर फोर्स, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स, और एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। वर्ड ध्यान रखना, फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। X is the displacement in the spring from the natural length. Proportionality sign हटता है, some constant is there, और इस constant को बोलते हैं बच्चों spring constant। क्या बोलते हैं इसको? spring constant। क्या बोलते हैं इसको? spring constant। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो K की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? न्यूटन पर मीटर। K की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर। ये प्योरली किस पे डिपेंड करता है? मटीरियल पे। ये प्योरली किस पे डिपेंड करता है? मटीरियल ऑफ द स्प्रिंग। क्लियर एकदम? अगेन फिर से रिपीट करेंगे, स्प्रिंग फोर्स क्या है? स्प्रिंग फोर्स क्या है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो कि तब लगती है जब आप स्प्रिंग को एलोंगेट करते हो या कंप्रेस करते हो। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, दैट मींस अपोजिट टू योर फोर्स, दैट मींस इट ऑलवेज ट्राई टू रीगेन इट्स नेचुरल लेंथ। इट विल ऑलवेज ट्राई टू रीगेन इट्स नेचुरल लेंथ। एंड हुक्स लॉ क्या है? Fs is directly proportional to minus of x, and Fs is equals to minus kx, where k is the spring constant। k is the spring constant। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। एक प्रॉब्लम करते हैं, एक सिंपल सी, ऑल्दो स्प्रिंग पे बहुत सी प्रॉब्लम हम करेंगे। मान लीजिए एक स्प्रिंग है, ठीक? स्प्रिंग कांस्टेंट के वो अपनी नेचुरल लेंथ पे है। मान लो मैंने इससे एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दिया, एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया m मास का, और मैं धीरे धीरे इसको नीचे ला रहा हूँ, धीरे धीरे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ब्लॉक अटक जाएगा और मैं अपना हाथ नीचे ले जाऊंगा। मतलब कि इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी, लाइक दिस। ब्लॉक लगाने से वो कुछ एलोंगेट हो जाएगी और रुक जाएगी यहाँ पर। ठीक है बच्चों? क्लियर है? वो पूछ रहा है फाइंड द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो ठीक है यार, यहाँ पे आकर इक्विलिब्रियम में तो आ गया ना, तो नेट फोर्स जीरो होगी ना। नेट फोर्स कौन सी फोर्स लग रही है? mg नीचे, और स्प्रिंग फोर्स में fx विच इज kx ऊपर। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी?
mg बराबर kx, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, mg बाई k, x की वैल्यू कितनी आ गई, mg बाई k। दिस इज द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, इसको आप नोट करिए। चलिए स्प्रिंग फोर्स हमने पढ़ लिया, स्प्रिंग फोर्स हमने पढ़ लिया। अच्छा बच्चों एक बात देखो, स्प्रिंग फोर्स क्या है बच्चों, Fs इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx। क्या आपको कुछ लग नहीं रहा कि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव, वेरिएबल तो है लेकिन कौन सा फंक्शन बन रहा है, fx i कैप fy j कैप, मतलब x का ही फंक्शन और कुछ है ही नहीं, मतलब कि ये कंजर्वेटिव है। यस, स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव नेचर। अगर कंजर्वेटिव है तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइन होगी, उसी को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे या कंप्रेस करोगे तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट। और जो वर्क आप करते हो वो स्टोर हो जाता है कहां, इट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम या स्प्रिंग एंड यू। क्लियर है एकदम, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए वही एक्सप्रेशन हम करने वाले हैं, हेडिंग डालिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग। चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लो बच्चों ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, और ये अपनी नेचुरल लेंथ पे है और ये ब्लॉक से कनेक्टेड है, लेट्स से लाइक दिस। अभी फिलहाल इस ब्लॉक का कोई ज्यादा यूज नहीं है, क्लियर है ना? ये अपनी नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है। अच्छा ये अपनी नेचुरल लेंथ पे है, दैट मींस यहां पर अभी फिलहाल कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो यहां पर मैं x की वैल्यू क्या मानूंगा, 0। अच्छा मान लो ये इनिशियली कुछ स्ट्रेच थी, समझना जरा, जनरल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे हम, मतलब कि लेट्स से दिस इज x इज इक्वल्स टू x1, इनिशियली कुछ स्ट्रेच थी। अब मान लो इनिशियली कुछ स्ट्रेस थी इसमें, क्लियर एकदम, जनरल एक्सप्रेशन पढ़ाओ। अब मान लो मुझे इसको और आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, तो मुझे कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, अगेंस्ट व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब कि हमें सिचुएशन कुछ ऐसे बनानी है, फाइनल सिचुएशन, लेट्स से दिस इज द फाइनल सिचुएशन लाइक दिस, क्लियर एकदम, दिस इज x2, क्लियर एकदम। अच्छा यहां से यहां तक लाने में मुझे कुछ वर्क करना होगा, अगेंस्ट व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्स, एंड दैट वर्क विल चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर एकदम, ये बात तो तय है ना कि F एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ कंजर्वेटिव, ये तो पता ही है, F एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ कंजर्वेटिव। और जो फोर्स लग रही है मेरे द्वारा वो कांस्टेंट है या वेरिएबल, वेरिएबल है। अब वेरिएबल है ना, x के साथ वेरी कर रही है फोर्स, तो वेरिएबल है तो वर्क डन इंटीग्रेशन से करूंगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन से करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम x दूरी पर था, ठीक है एकदम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम x दूरी पर था, मान लीजिए यहां पर ब्लॉक है, तो स्प्रिंग इधर की तरफ एक फोर्स लगा रही होगी विच इज माइनस kx। मुझे अगर इसको आगे डिस्प्लेस करना है तो नियरली कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, इतनी, तो F एक्सटर्नल क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ माइनस kx विच इज kx, क्लियर है एकदम, जस्ट अपोजिट टू द स्प्रिंग फोर्स। और मान लो इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया dx, तो क्या यहां से लेके यहां तक इस फोर्स में बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा? आएगा ही नहीं, क्योंकि ये dx क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। तो यहां से लेके यहां तक जो डिफरेंशियल वर्क किया होगा एक्सटर्नल एजेंट ने वो कितना होगा, F एक्सटर्नल dx, मतलब कि kx dx। और कंप्लीट वर्क निकालने के लिए कहां से कहां, यहां से यहां तक, यहां पर x की वैल्यू क्या है, x1, यहां पर x की वैल्यू क्या है, x2। तो कंप्लीट वर्क निकालने के लिए क्या करूंगा, इंटीग्रेट फ्रॉम x1 से x2, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² by 2, लिमिट पुट करोगे तो 1/2 k
x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। क्लियर एकदम। अब ये क्या आया, ये क्या आया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये कहां जाएगा, इट विल चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दैट मीन्स u final minus u initial, that means u at x is equals to x2 minus u at x is equals to x1. that means कहानी क्या बन गई, u at x2 minus u at x1 will be equals to 1 by 2 k x2 square minus x1 square। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब मान लो किसी भी इंस्टेंट पे मुझे पोटेंशियल डिफाइन करनी हो तो कोई एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, वहां पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी करनी पड़ेगी। अब आप खुद सोचो सबसे बेस्ट रेफरेंस क्या होगा, यहां पर जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, यहां पर मैं पोटेंशियल एनर्जी को क्या डिफाइन कर सकता हूं, जीरो, क्योंकि यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। लेट्स से मैं x इज इक्वल टू जीरो पर, x इक्वल टू जीरो मतलब नेचुरल लेंथ पर पोटेंशियल एनर्जी को अगर जीरो डिफाइन कर दूं, मतलब x1 की वैल्यू जीरो पुट कर दूं, x1 की वैल्यू जीरो पुट कर दूं, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। तो सिंपली पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x क्या आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर। बहुत जबरदस्त। कितनी आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड, हाफ के एक्स स्क्वायर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। कब, जब इनिशियल पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट मतलब नेचुरल लेंथ पर पोटेंशियल एनर्जी आपने जीरो मान ली। क्या मेरी बात समझ में आ रही। अब कोई कहेगा मैं नहीं जीरो मान रहा, मत मान, यहां पे अल्फा मान ले, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा। मुझे तो चेंज से मतलब होता है। क्या ये भी तो चेंज ही है, अबे ये भी तो चेंज ही है। यू फाइनल माइनस इनिशियल वो लगवाते, इनिशियल जीरो ले लिया आपने, ये भी तो चेंज ही है, सब कुछ चेंज ही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। क्या ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है ये चीज। दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन डिस्प्लेसिंग दिस ब्लॉक, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम फ्रॉम x1 टू x2। x1 क्या था, एलोंगेशन, इनिशियल एलोंगेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। x2 क्या है, फाइनल एलोंगेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। सो इस टॉपिक को, इस कंसेप्ट को हम यहीं रोकते हैं। तो आज हमने वर्क के बारे में जाना, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम और पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी से कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देखेंगे, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, बहुत सारे इक्विलिब्रियम की चर्चा करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर एकदम, वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर